हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी बेसिकली डिफरेंट है अमेरिकन जुडिशरी से, क्योंकि अमेरिका क्या है, एक ट्रू फेडरेशन है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अमेरिका ट्रू फेडरेशन है। वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का बिल्कुल अलग अलग दायरा है, और यही प्रक्रिया उनकी न्यायपालिका में भी पालन होती है, जहाँ पर राज्य सरकारों का अपना एक अलग न्याय तंत्र है और केंद्र सरकारों का अपना एक अलग न्याय तंत्र है। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, और उच्च न्यायालयों के मातहत सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो कि हम लोग सब देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके नीचे और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 34 जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिला के। इन सबको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो उनकी नियुक्ति की जाती है उसको बोला जाता है कि राष्ट्रपति जी एक वारंट पे साइन करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी उसको ऐसे ही साइन कर देते हैं। एक व्यवस्था होती है उनकी नियुक्ति की, जिसको बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम। हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और उसमें जो उसकी लैंग्वेज है वो इस तरह से है कि जो राष्ट्रपति हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्टेशन करेंगे, सलाह करेंगे। तो सामान्यतः सलाह के यहाँ पे दो मीनिंग लिए गए कि क्या ये सलाह बाध्यकारी है या एक केवल आम सलाह है कि चर्चा कर लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति जी अपना स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि भारत में 3 जजेस केसेस हैं। मतलब 3 जजेस मीन्स ऐसा नहीं कि 3 जजेस ने केस लगाया है, 3 अलग अलग डिफरेंट प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, और उन प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन प्रोसेस की विस्तृत व्याख्या की है। और इसी कंसल्टेशन प्रोसेस का जो फाइनल रूप है, अंतिम रूप है, उसको हम कहते हैं कॉलेजियम, जहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के पहले भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस, जो वरिष्ठतम जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह करेंगे, और उनके सलाह के बाद ही वो किसी न्यायविद की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार का क्या रोल है। तो फिर से उन्हीं 3 जजेस केसेस के आधार पर इसमें केंद्र सरकार का बहुत कम रोल रहता है। बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, अल्टीमेटली उसी को ही माना जाता है। केंद्र सरकार इतना जरूर करती है इस प्रकरण में कि उनकी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीवीसी है, या अन्य कोई ऐसी संस्थाएं हैं, वो उनके कैरेक्टर मीन्स कि वो उनकी दृढ़ ईमानदारी का परीक्षण करते हैं कि इनके कहीं कोई खिलाफ ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है
कि जिसमें ये कभी भी किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में या भाई भतीजावाद में लिप्त पाए गए हों, तो वो ये फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। परंतु फिर भी कॉलेजियम को ये अधिकार है कि वो ये सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सलाह राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति जी फिर अंत में उस पर दस्तखत करके और उन लोगों की नियुक्ति कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 65 साल का होता है। 65 साल का नहीं होता है, उनका 65 वर्ष की उम्र तक होता है, माफ़ी चाहूँगा। 65 वर्ष की उम्र के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, और इसके पश्चात वो किसी भी भारत में किसी भी अथॉरिटी के अंतर्गत किसी भी कोर्ट के मातहत काम नहीं कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे वकालत कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपने कार्यकाल में किसी व्यक्ति को कोई भी लाभ ना पहुँचा पाए, और उनके सारे निर्णय एकदम तटस्थ हों और पूर्णतः ईमानदारी का पालन हो। और वो भारत में कोई दूसरा पद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना केंद्र सरकार के अंतर्गत और ना ही राज्य सरकारों के अंतर्गत, जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, बाकी उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उन क्वालिफिकेशंस पर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। कोई सर्वप्रथम तो उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, और या तो उन्होंने किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर कम से कम 5 वर्ष का कार्य किया हो, अथवा किसी एक हाई कोर्ट में या विभिन्न हाई कोर्टों में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। ये दो हो गए प्रावधान। या तो जज रहे हो 5 साल तक हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में। एक तीसरा प्रावधान और है जिसका कि सामान्यतः अभी तक प्रयोग नहीं देखा गया है, कि किसी न्यायविद, अर्थात जो व्यक्ति जज ना रहा हो लेकिन वो न्याय व्यवस्था में प्रोफेसर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, जिसकी सर्वमान्य ये व्याप्त हो कि इनको न्याय की बहुत ही अधिक अच्छी और अधिक जानकारी है, तो ऐसे किसी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है संविधान में, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रक्रिया वही रहेगी कॉलेजियम वाली। ठीक है, तो ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। फिर आता है इनको कैसे, यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायाधीश यदि ऐसा लगता है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के दो पहलू होते हैं। यदि उनको इतनी आसानी से हटा दिया जाएगा या उनको हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान होगी, तो फिर वो शासन के दबाव में रह के कार्य करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो शासन के दबाव में कार्य करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको बिल्कुल ये विश्वास हो कि नहीं, उनको तो एक बार नियुक्ति हो गई तो उनको हटाया ही नहीं जा सकता है। तो संविधान में एक एक संतुलन बनाया गया है कि जहाँ पर उनको पद से हटाने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। उनको केवल 2 शर्तों के आधार पर या 2 कारणों से हटाया जा सकता है। वन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड अनदर इज इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब कि गलत आचरण जो कि सिद्ध हो जाए, और इनकैपेसिटी मतलब अपना काम करने में समर्थ नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। इसकी एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कि उनको हटाने की प्रक्रिया केवल भारतीय संसद के द्वारा हो सकती है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा हो सकती है। और जिस भी सदन में, दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में, पहले यदि इनको हटाने का जो प्रस्ताव है लाया जाता है, तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों को और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों को ये लिखित में स्पीकर को देना होगा, ये सूचना देनी होगी कि हम अमुक व्यक्ति को पद से हटाना चाहते हैं और इनके खिलाफ ये आरोप हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो स्पीकर उस विषय में संज्ञान लेंगे, और उसके पश्चात एक
कमेटी का निर्धारण करेंगे। एक कमेटी बना दी जाएगी, 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक कोई न्यायविद होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। तो 3 लोग की जजेस होगी। वो प्रथम दृष्टया इन आरोपों का आकलन करेगी कि क्या यह आरोप सही है। यदि उनको लगता है कि आरोप सही नहीं है, फ्रिवलस हैं, किसी दुर्भावना से प्रेरित हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप देंगे और संसद इस विषय पर आगे कोई निर्णय नहीं लेगी और ये प्रक्रिया रुक जाएगी। परंतु यदि इस कमेटी ने पाया कि वाकई में इन आरोपों में कुछ सच्चाई है, तो वो अपनी रिकमेंडेशन संसद को दे देंगे और संसद फिर इस विषय पर पूरी विस्तृत चर्चा करेगी और संसद समीक्षा करेगी, विभिन्न उसके ऊपर सारी छानबीन भी होगी और अंततः इस पर वोटिंग की जाएगी। और उस वोटिंग में कड़े प्रावधान है कि इसको दोनों सदनों के द्वारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये प्रस्ताव किसी भी जज को हटाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब क्या होता है कि जो सदन की पूरी स्ट्रेंथ है उसके 2/3 से अधिक सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2/3 जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका 2/3 से अधिक होना चाहिए और एट द सेम टाइम उनको टोटल जो मेंबरशिप है, टोटल जो सदस्य हैं, यह संख्या टोटल सदस्यों के 50% से अधिक होनी चाहिए। तो ये इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम मेजॉरिटी पढ़ेंगे, कितने विभिन्न प्रकार की मेजॉरिटी होती है। मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि विभिन्न प्रकार की मेजॉरिटी कैसी कैसी होती हैं। तो साधारण बहुमत क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है और कुछ संविधान के प्रावधानों में विशेष बहुमत का भी प्रावधान किया गया है, तो वो हम एक अलग चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकती है। एक जानकारी आपको ये भी देना चाहूँगा कि आज तक भारत में किसी भी ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ना ही हाई कोर्ट के जज को अभी तक हटाया जा चुका है, रिमूवल किया जा चुका है। ठीक है, एक वी रामास्वामी थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, उनको हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया गया था। 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी ने उनको दोषी भी मान लिया था, परंतु उस समय की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके सदस्यों ने उनके खिलाफ वोटिंग में भाग नहीं लिया, तो वो उनको हटाने की जो शर्तें होती हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, वो पूरी नहीं हो पाई और उनको भी पद से नहीं हटाया जा सका। इसके बाद अभी कुछ सालों पूर्व भी, बहुत ज़्यादा अधिक पुरानी बात नहीं है, एक और जज थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गुजरात हाई कोर्ट से संबंध रखते थे। उनके खिलाफ भी प्रोसेस शुरू हुई, कमेटी बनी, कमेटी ने प्रथम दृष्टया दोषी माना, परंतु उस पर भी आगे कोई निर्णय नहीं लिया गया। उनको केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई, परंतु कोई उनके पद से नहीं हटाया गया। मैं इम्पीचमेंट वर्ड का जानबूझकर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड हम ये सभी संवैधानिक पदों के लिए सामान्यतः इस्तेमाल कर लेते हैं कि इम्पीचमेंट, लेकिन इम्पीचमेंट नॉर्मली केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे राष्ट्रपति को यदि पद से हटाया जाए तो बाकी सबको हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ रिमूवल, अर्थात पद से हटाना। तो हम इसको पद से हटाना ही कहेंगे। आम भाषा में आप कहना चाहें तो कह दें इम्पीचमेंट। टेक्निकली इट इज़ रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा जाता है ये वर्ड। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है। कार्य तो सभी लोग, आप लोग जानते ही हैं कि सब सुनेंगे, मुकदमे सुनेंगे और क्या कार्य है, लेकिन मुकदमे किस किस तरह के हो सकते हैं, और तो उसका एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम 3 तरह से 3 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। प्रथम है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन,
सेकंड है अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि मूल कार्य क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र। तो मूल अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य ये है कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टि में ही सुनने का अधिकार रखता है, या उसका ये पहला कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों को प्रथम सुनेगा। वो पूरी हायरार्की से, सबऑर्डिनेट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट पहली बार में ही मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा। तो ऐसे मामलों को हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, बहुत ही सिंपल है। यदि ऐसा कोई मामला हो जहाँ पर एक पक्ष केंद्र सरकार हो और दूसरी तरफ राज्य सरकार या राज्य सरकारें हो, या एक तरफ एक राज्य की सरकार हो, दूसरी तरफ दूसरे राज्य की सरकार हो, या विभिन्न सरकारें हो, अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से तात्पर्य सीधा है जब विभिन्न सरकारों के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल कार्य क्षेत्र कहलाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको प्रथम दृष्टया इस मामले की सुनवाई कर सकता है एवं अपना निर्णय सुना सकता है। सामान्यतया ऐसी नौबत आती नहीं है। फेडरेशन में नॉर्मली जो राज्य हैं और केंद्र है आपस में कंसल्टेशन से और कंसेंसस से, आपसी सहमति से कार्य करते हैं, बातचीत से मामलों को सुलझाते हैं। कोर्ट में जाने का प्रयास कम से कम रखा जाता है। तो इसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पर एक बात और हम कर लेते हैं कि अमेरिका में फेडरल जो कोर्ट है उसका केवल एक यही कार्य है कि वो विभिन्न राज्यों के मध्य या केंद्र या राज्य और केंद्र प्लस अलग राज्यों के बीच में ये विवादों का निपटारा करता है। इसलिए ये उनका वहाँ का फेडरल कोर्ट का नाम ही फेडरल कोर्ट है कि जो भी फेडरल मामले हैं तो उन फेडरल मामलों को ही सुनवाई करता है, ठीक है। और अन्य मामले जैसे क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केस मतलब कि जो भी लड़ाई झगड़े के, आप मर्डर वगैरह के भी सुनते हैं, हत्या के प्रयास के, तो ये सारे मामले क्या कहलाते हैं, क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं, झगड़े वगड़े के मामले। तो ये क्रिमिनल केसेस में अमेरिका के फेडरल कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। सीधे सीधे कहाँ करते हैं, उनके स्टेट का जो हाई कोर्ट है वही उनके स्टेट के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट भी है फॉर द मैटर ऑफ क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। तो वो उनके हाई कोर्ट के अपने खुद के कोर्ट्स हैं जो कि वहाँ पर जाकर के मुकदमे का जो फाइनल स्टेज है वो आ जाती है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ पर भी पार्डन पावर है, मतलब कि क्षमा याचिका दायर की जा सकती है राष्ट्रपति के सामने या राज्यपाल के सामने, तो वो वहाँ पर भी है। परंतु ऐसा नहीं होगा कि वहाँ की राज्य की हाई कोर्ट के बाद ये मुकदमा यदि कोई क्रिमिनल केस है तो वो फेडरल कोर्ट के पास जाएगा, नहीं जाता है। वहीं पर उस मुकदमे का फुल स्टॉप है और फिर उसमें याचिकाएं हो सकती हैं और याचिका क्षमा याचिका बस हो सकती है, फेडरल कोर्ट में नहीं जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि कोई मामला गया, किसी को हाई कोर्ट से फांसी की सजा हो गई, तो फिर वो व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है, इनवेरिएबली करता है। ये तो क्रिमिनल केसेस बड़ा हो गया, छोटे केसेस में भी इवन जो सिविल केसेस रहते हैं, विवाद के मामले, संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं और भी कुछ विवाद होते हैं, तो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास मामले जाते ही जाते हैं। तो ये डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया में। तो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास कहीं ज़्यादा पावर है कंपेयर टू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो ये एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बात करते करते हमने जो ओरिजिनल में ज्यूरिसडिक्शन में बात कर ली, अपीलेट की। अपील ज्यूरिसडिक्शन ये होता है कि जब निचले न्यायालयों से, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जस्ट नीचे कौन सा न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और विभिन्न ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स एक अलग चैप्टर होता है, मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ये क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो या किसी विशेष पर्पज से, विशेष उद्देश्य के साथ उनको बनाया जाता है ताकि व्यक्तियों को त्वरित न्याय मिल सके, है ना। उसकी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा लटकना ना पड़े, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो उन ट्रिब्यूनल्स के लिए, उन ट्रिब्यूनल्स में भी जो निर्णय आता है, तो उस ट्रिब्यूनल के निर्णय के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये उनका और ये अपील ज्यूरिसडिक्शन हर मामले में है।
उनका जुरिडिक्शन हर मामले में है कि हम उसको सिविल मामले में भी ले सकते हैं, क्रिमिनल मामले में भी ले सकते हैं। और उसके अलावा एक विषय होता है जिसको बोलते हैं अपीलेट स्पेशली पिटीशन, कि सुप्रीम कोर्ट को ना केवल सिविल और क्रिमिनल बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिस्क्रिशन पर है कि वो किसी भी मामले की अपील को अपने कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं एवं उस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो ये उसका स्पेशली पिटिशन का जुरिडिक्शन है, अर्थात अपीलेट जुरिडिक्शन है। इसके बाद होता है तीसरा जो उनका है सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र, वह है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये एक विशेष प्रावधान है जो संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 में दिया गया है। अर्थात यदि ऐसा कोई मामला है जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि वो बहुत ही गंभीर मामला है और उसमें न्यायिक बारीकियां जुड़ी हुई हैं, तो वो उस प्रकरण के कोर्ट में जाने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं कि आप बताइए इसका सही न्यायिक पक्ष क्या होगा। तो इसको बोला जाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कि वो एडवाइस कर सकते हैं राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी उसके बाद अपना कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। हाँ, तो ये 3 तरह के इनके जुरिडिक्शन होते हैं। अब तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा भी जो इसके छोटे मोटे कुछ बारीकियां होंगी, आप मुझसे अपने कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके बारे में यदि आप डिटेल कुछ भी जानना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा मैंने अभी यहाँ पर संविधान के अनुच्छेदों का प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, हो सकता है कन्फ्यूज हो, तो उनको आप बार बार पढ़िए और अध्ययन करिए और याद करिए। यहाँ पर मैंने आपको एक कहानी के तौर पर ये सुनाया है ताकि आपको वो कहानी याद रहे, और इतनी कहानी भी यदि आप याद करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है। परंतु फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संविधान के जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको अवश्य पढ़ें, उनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आपको इसके आगे फिर हाई कोर्ट के बारे में अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा हाई कोर्ट के जजेस का है, वो बहुत छोटा सा रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह है वैसे ही हाई कोर्ट होते हैं, उनकी भी जो जजेस की नियुक्ति है वो भी कॉलेजियम के माध्यम से होती है। बस थोड़ा सा जो कंसल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें एक हल्का सा परिवर्तन होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसमें भी है, परंतु जो 4 वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे कॉलेजियम के लिए। हाई कोर्ट में क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्लस वहाँ के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और उसके अलावा जिस उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति की जानी है वहाँ के उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी कंसल्टेशन किया जाता है, उसकी राय ली जाती है, प्लस उस राज्य के राज्यपाल की राय भी ली जाती है। तो इसका कॉलेजियम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि 1+2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट वेयर दैट हाई कोर्ट इज लोकेटेड। जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है वहाँ के गवर्नर की भी सलाह ली जाती है। उनकी काबिलियत, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो जो उनके क्राइटेरिया हैं उनके सिलेक्शन के लिए, वो ऑलमोस्ट सेम है कि उसको जो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना हाई कोर्ट के जज की तरह, वो कम से कम 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो। परंतु हाई कोर्ट में एक जो दूसरा पार्ट नहीं शामिल किया गया है वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की या जो प्रबुद्ध न्यायविद हैं उनकी नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट के लिए वो प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो और बाकी हाई कोर्ट को आप अगर चाहें तो अपनी किसी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा विशेष है नहीं जो इससे हटकर हो। उनके भी विशेषाधिकार होते हैं, वो भी संवैधानिक पद पर हैं, उनकी भी नियुक्ति प्रतिरैंक ही करते हैं। और
सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है या उनके जो स्टाफ का खर्चा है वो राज्य की जो हमारे भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर चार्ज होती हैं। अर्थात उनका संसद में उनकी जो खर्चे के ऊपर वोटिंग नहीं की जा सकती है और उसको कम भी नहीं किया जा सकता। जितनी वो डिमांड करेंगे उतना संसद को उनको पैसा देना पड़ता है, उनको स्टाफ को, और उनके खर्चे के लिए उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस का भी है, उनकी जो उनके खर्चे हैं और उनके स्टाफ का खर्चा है वो सारा राज्य की संचित निधि के ऊपर चार्ज होता है कि जिनमें कटौती नहीं की जा सकती है, उनके ऊपर राज्य की विधानसभा में वोटिंग नहीं की जा सकती है। एक अंतर और है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, हाई कोर्ट के जजेस की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की आयु। संख्या हाई कोर्ट के जजेस की अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। और बस इतना ही है आज के लिए, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। जो भी आपको इसमें कमी लगे या यदि आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, आप तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।